सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघु क्वेश्चंस की सीरीज में पवन सीरीज के अतिलघु क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। दोस्तों, आपको पता है कि आपके साइंस का सिलेबस मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चन अतिलघु क्वेश्चंस को पढ़ा दिया है। पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ाने के बाद अब इसके अतिलघु क्वेश्चंस को मैं पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर भी मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट और सेकंड पेपर पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है, तो आप उनको भी देखिए। इसके अलावा आपका हिंदी और एसएसटी यानी कि हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय भी पढ़ा लिखा करके प्रियंका मैम ने खत्म कर दिया है। आप उसके भी नोट्स बनाइए और तैयारी करते रहिए। शांति शिक्षा भी प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं टारगेट टीचर जॉब चैनल पर। उन सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। तो आप 8 के 8 विषयों को पढ़िए। इंग्लिश की क्लास आपको मिल ही रही है, इसके अलावा आपको मैथ की क्लास भी मिल रही है। तो आपके 8 के 8 सब्जेक्ट टारगेट यूपी टेट चैनल पढ़ा रहा है। इसके अलावा आपके 5 सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। 8 में से 3 मैंने पूरे करवा दिए हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। इसके अलावा हिंदी और सामाजिक अध्ययन प्रियंका मैम ने पूरा करवा दिया है। इंग्लिश, मैथ और शांति शिक्षा इन तीनों की क्लासेस रेगुलर चल रही है। तो आप लोग अगर चाहें तो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट के साथ। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, देखिए। फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो देखिए, इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि जो फेन प्लवन विधि है, जो झाग विधि भी इसको बोलते हैं। फेन का मतलब ही झाग होता है। तो इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि जो भार में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या है? देखिए दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसके सामान्य लक्षण इस प्रकार है। पहला है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखी गई है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुणों में समानता होती है, यानी कि एक ही वर्ग में जो स्थित सभी तत्व होते हैं उनके गुणों में समानता होती है, इसीलिए उन्हें एक वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है, यानी कि ऐसे तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है जिनकी खोज नहीं हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है लेकिन उनके गुणों को पहले ही बता दिया गया है इनकी सारणी में, यानी कि मेंडलीव की सारणी के लक्षणों को आपने देख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? दोस्तों, वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? तो वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं बताइए। तो चलिए देखते हैं। एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। दूसरा है, एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर हैलोजनों की बात करूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता और कम होती जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। धात्विकता बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे आने पर, घनत्व बढ़ता जाता है। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो देखिए, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। याद रखिएगा, आवर्तों की संख्या 7 है, चाहे मेंडलीव की आवर्त सारणी हो चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अतिलघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 2 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दोस्तों, तो देखिए, इसके चौथे एवं 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। और दीर्घ आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता है कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? वर्ग होती हैं। और जो इस तरीके से पड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? आवर्त कहलाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है,
मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ है सही परमाणु भार ज्ञात करने में यह बहुत ज्यादा सहायक है। दूसरा है नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी क्या है, ये सहायक है, क्योंकि नए तत्वों के लिए भी इसमें जगह छोड़ी गई है, रिक्त स्थान छोड़ा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 3 दोष बताइए। देखिए इसमें पहला दोष है असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया है, यानी कि एक ही वर्ग में रख दिया गया है। दूसरा है समान तत्वों को अलग अलग रखना, और तीसरा है दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान। तो ये 3 क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों देखेंगे, धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट करिए। तो धातु कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं ये कम विद्युत ऋणात्मक होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसमें मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो जिससे ऊष्मा नहीं प्रवाहित होती है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो धातुएं होती है वो आघात वर्धनीय होती हैं, इनमें तन्यता का गुण होता है, जबकि अधातुएं होती हैं ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। इसके अलावा इनमें तन्यता का भी गुण नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन मोसले ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सरल धारा किसे कहते हैं। एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे सरल धारा डायरेक्ट करंट कहते हैं, तथा जैसे कि सेल हुआ, बैटरी हुआ, ये सब सरल धारा कहलाएंगे। इनमें बहने वाली धारा सरल धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, या इसकी को हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, क्योंकि इसकी दिशा एक ही तरफ होती है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्युत धारा के स्रोत बताइए। तो विद्युत धारा के स्रोतों में क्या है, सेल है, जनित्र यानी कि जनरेटर है। इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आपको पता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, एमीटर क्या है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम एमीटर कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, अमीटर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात स्थिर होता है। इसी अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध R बराबर V/I, इसके अलावा V बराबर IR, और इस तरीके से R इक्वल टू V/I। तो वही यहाँ पर लिखा है, V और I का जो अनुपात होता है, विभवांतर और धारा का अनुपात, वो प्रतिरोध के बराबर होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस तरीके से ये ओम का साइन है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या, फ्यूज किसे कहते हैं। उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे से तार को फ्यूज कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। जो चुंबक होता है वो सदा उत्तर व दक्षिण दिशा में, आपको पता है जैसे ही चुंबक को हम स्वतंत्र अवस्था में छोड़ेंगे वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। इसके अलावा चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर आपने इतना बड़ा टुकड़ा लिया है चुंबक का तो उसमें N और S इस तरीके से अलग अलग ध्रुव होगा। अगर आप इसको तोड़ भी दोगे, इस तरीके से आधा आधा कर दोगे तो भी ये यहाँ पर इस तरीके से N और S में बढ़ जाएगा, N और S में, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बढ़ जाएगा। अब इसको भी अगर आप तोड़ोगे, इनको भी तोड़ोगे
तो ये भी अपना अलग अलग अस्तित्व N और S में अलग अलग ध्रुव अपना ढूंढ ही लेंगे। तो इस तरीके से कभी भी एक चुंबक में आपको स्वतंत्र केवल N नहीं मिलेगा, यानी कि केवल उत्तरी ध्रुव नहीं मिलेगा या केवल दक्षिणी ध्रुव ही नहीं मिलेगा। जब भी मिलेंगे दोनों ही ध्रुव आपस में मिलेंगे, अकेले नहीं मिलेंगे। किसी चुंबक में दो उत्तरी व दो दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तरी ध्रुव होगा और एक ही दक्षिणी ध्रुव होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए। तो विद्युत चुंबक के उपयोग में देखिए टेलीग्राफ व टेलीफोन यंत्रों में उपयोग होता है विद्युत चुंबक का। विद्युत मोटर जिसका उपयोग पंखा एवं कपड़ा धोने की मशीन में होता है। इसके अलावा विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में भी होता है, आपने देखा भी होगा। फिर है कारखानों में भारी स्टील के टुकड़ों को इधर से उधर ले जाने में भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए विजातीय यानी कि विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच में आकर्षण तथा सजातीय यानी कि समान प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि अगर प्लस और प्लस है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन प्लस और माइनस है तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, आवेश का मात्रक क्या है। एकांक आवेश किसे कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यानी कि आवेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या है। दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर देखिए आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। और आपको पता है कि I बराबर Q/T होता है। तो आवेश प्रवाह की दर ही क्या होती है, धारा होती है, ये आपको पता है। यहाँ पर कहा गया दो सजातीय आवेश अगर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो उनमें जितना बल एक दूसरे पर वो आरोपित करते हैं या जितना प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, चूंकि अगर प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना। तो ये एक दूसरे पर जितना प्रतिकर्षण बल लगाते हैं वही क्या कहलाता है, प्रत्येक आवेश पर एकांक आवेश कहलाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल प्रत्येक आवेश पर लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। अगर दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो इनमें परस्पर 1 न्यूटन का बल प्रत्येक आवेश पर लगता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है I बराबर क्या होता है विद्युत धारा, Q/T। तो Q/T, T क्या है, समय है, और यहाँ पर T किसके सापेक्ष है, Q के सापेक्ष, यानी कि आवेश के सापेक्ष। तो आवेश के प्रवाह की दर समय के सापेक्ष जो दर है वो क्या है, विद्युत धारा के बराबर होती है। विद्युत धारा I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कारण समझाइए। प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। दूसरा है फलालेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यानी कि अगर फलालेन से रगड़ी हुई दो एबोनाइट की छड़ है, आपस में उनको मैंने इससे रगड़ दिया है तो वे छड़ ही आपस में दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तीसरा यहाँ पर है, एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। चलिए एक एक का हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक के कंघे को जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से कंघे में हो जाता है, इसीलिए कंघा क्या करता है, कंघा छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसके बाद देखिए दूसरा है, फलालेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो फलालेन से रगड़ी गई एबोनाइट की दोनों छड़ों पर एक ही प्रकार का आवेश यानी कि ऋणावेश आ जाता है और इस वजह से दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आपको पता है माइनस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे।
और माइनस प्लस भी क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों पर ऋण आवेश आने की वजह से दोनों क्षण क्या करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद तीसरा है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर तीसरे में क्या बताया गया, एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं, जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तु दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा के कितने प्रकार हैं। आपको पता है कि जो विद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो हमारे घरों में आता है विद्युत, और दूसरा है डायरेक्ट करंट यानी कि जो इन्वर्टर में होता है। तो देखिए दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। क्वेश्चन नंबर 65 है, दंड चुंबक का आकार कैसा होता है दोस्तों। तो दंड चुंबक जो होता है उसका आकार क्या होता है, आयताकार होता है यानी कि रेक्टेंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नाल चुंबक का आकार कैसा होता है। तो नाल चुंबक जो होता है वो यू आकार का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पीयर होती है। तो जब किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पीयर होती है, यानी कि किसी परिपथ में जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तब उस परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पीयर होती है। सिंपली अगर आपको फार्मूला याद है, I बराबर Q अपॉन T, T सेकेंड में Q कूलाम, I एम्पीयर। तो Q अगर 1 कूलाम हो गया, T अगर 1 सेकेंड हो गया तो I बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो I बराबर 1 एम्पीयर। और ये कब हुआ, जब Q यानी कि आवेश को हमने 1 कूलाम ले लिया और समय को 1 सेकेंड ले लिया। तो इस तरीके से किसी परिपथ में जब हम 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित करते हैं, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पीयर होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य होते हैं। तो लाल रुधिर कणिका जो होती है ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उसका परिवहन करती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं। व्हाइट ब्लड सेल WBC, आपको पता है ये कणिकाएं हमारे शरीर की रक्षा करती हैं रोगों से, और जो शरीर में आसक्त तथा टूटी हुई कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण कर रुधिर की सफाई भी करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 67 है, रुधिर प्लेटलेट क्या कार्य करते हैं। तो रुधिर प्लेटलेट रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करते हैं तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं। यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दोस्तों रुधिर प्लाज्मा किस कलर का होता है, हल्का पीला होता है, चिपचिपा होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं। ब्लड बैंक क्या होता है आपको पता है। देखिए रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्र बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि कम से कम टेम्परेचर पर इसको सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहलाता है। यानी कि जो लोग रुधिर बैंक में ब्लड को डोनेट करते हैं उस ब्लड को सही टेम्परेचर पर वहां पर रखा जाता है, और जिस भी व्यक्ति को जरूरत होती है उसके परिवार के लोग जा करके ब्लड बैंक से ब्लड को ला करके उस व्यक्ति को उसको चढ़वा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, रक्त दाब या BP किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय के शिथिलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब 120/80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा मापा जाता है, यानी कि 120 से 80 के बीच या 80 से 120 के बीच जिसका ब्लड प्रेशर होता है वह नॉर्मल आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्त की संरचना बताइए। तो रक्त की संरचना में दो तत्वों का सम्मिलन होता है, रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल RBC, व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा। तो ये हो गए तीनों रुधिर कणिकाएं और दूसरा हो गया रुधिर
प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में अभी ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कि यह क्या होता है, पीला चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, रक्त वर्ग की जानकारी करने के कोई दो लाभ बताइए। तो रुधिर वर्ग की जानकारी से निम्नलिखित लाभ होते हैं। मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाएगा तो उसके रक्त में अभिश्लेषण क्रिया से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है दूसरा, चिकित्सा कानून के मुकदमों में न्यायालयों को बहुत सहायता मिलती है। इसकी सहायता से पैतृक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। यानी कि शरीर में खून का, ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ब्लड की कितनी इंपॉर्टेंस है हम सभी को पता है कि हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है, और ब्लड के थ्रू ही जो शरीर में हमारे पूरा पोषण पहुंचता है, विटामिन मिनरल एक एक कोशिका तक सब ब्लड ही पहुंचाता है, सब खून ही पहुंचाता है। इसीलिए जो ब्लड है उसका लेवल सही होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है हम सभी का सही होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी बॉडी से सही से काम लेना है, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी सही से काम करे, हमारा शरीर सही से रहे, स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, या ये कहें कि ओवरऑल जो रक्त है वह हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ घुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस यानी कि हार्मोन भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। के बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है। कहीं पर कट गया, खून बह रहा है तो उसको जमने में कितना समय लगता है। तो 4 से लेकर के 8 मिनट लगता है रक्त के बहाव को रुकने में। क्वेश्चन नंबर 75 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से लेकर के 4 दिन तक होता है। यानी कि WBC का जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है, 1 से 4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रक्त वर्ग ए, बी, AB और O ये 4 वर्गों की खोज किसने की थी। तो ये की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। 1868 से लेकर के 1943 तक इनका जीवन काल है, और कार्ल लैंड स्टीनर ने ही रक्त वर्ग की खोज की थी, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, रक्त की कमी या रक्त में असामान्यता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि एनीमिया, रक्त की कमी, पॉलीसाइथीनिया। इसके अलावा आप लोगों ने हेपेटाइटिस बी पढ़ा है। रुधिर संक्रमण से होने वाले कुछ रोग भी हेपेटाइटिस बी, एड्स ये भी हैं। तो रक्त की कमी एवं संक्रमण से जो होने वाले रोग हैं, अगर कमी पूछेगा तो एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया। इसके अलावा अगर संक्रमण से पूछेगा तो हेपेटाइटिस बी और एड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, लौहहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए। तो महिलाओं में रोग के फलस्वरूप बार बार गर्भपात एवं बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। यदि खून की कमी का रूप गंभीर हो तो चेहरे एवं पांवों पर सूजन आ सकती है। यानी कि लौहहीन रक्त या रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया से एनीमिया के क्या परिणाम होते हैं या इसके क्या रिजल्ट होते हैं, तो बहुत ही भयावह होते हैं। इसीलिए महिलाओं में, खासकर ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हो, उनके शरीर में खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर उन्हें आयरन की गोलियां देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है। तो थैलेसीमिया रोग देखिए, चेहरा पीला हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, इसके अलावा सांस फूलती है, पेट फूला फूला रहता है, भूख नहीं लगती है, खाने के प्रति अरुचि यानी कि खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, और खा लेने से उल्टियां हो जाती हैं, निरंतर ज्वर यानी कि निरंतर बुखार बना रहता है, शरीर का ताप कम हो जाता है, हृदय की गति अधिक हो जाती है, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना, सिर की हड्डियां मोटी, भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना, ये सब इसी रोग के लक्षण है, यानी कि थैलेसीमिया रोग के लक्षण है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है,
थैलेसीमिया रोग के परिणाम क्या होते हैं? देखिए, इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते हैं। खून की कमी और लाल रक्त कणिकाओं के विनाश के कारण बालक का विकास भी रुक जाता है। अस्थियां भी भंगुर हो जाती हैं। ये सभी अस्थियां रोगी को कम उम्र में व अकाल मौत के मुंह में धकेल देती हैं। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमार की मृत्यु प्रायः 5 साल से लेकर के 25 साल की उम्र तक हो जाती है, यानी कि यह एक जानलेवा बीमारी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक पढ़ लिया है। इस वीडियो में भी हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को उसको जरूर शेयर करिएगा आप लोग। और आपको जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बता सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमने आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास पूरा पढ़ा लिखा के मैंने अपने हाथों से नोट्स बनवा के खत्म किया है। आप सभी वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हैं। सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के भी सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इन सभी को मैंने पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। थर्ड पेपर साइंस भी आपका पूरा पढ़ा लिखा खत्म कर दिया है। पवन सीरीज, राजन सीरीज भी हम पूरा सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग सभी विषयों में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ा लिखा के खत्म किए जा चुके हैं। इसके अलावा शांति शिक्षा, इंग्लिश और मैथ की क्लास आप लोगों को मिल ही रही है। तो आप लोग की ओवरऑल जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों के एग्जाम से काफी पहले हम आपके सभी कोर्सेज को कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज आप लोग इसको कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। वीडियो के आने से पहले ही कॉलेज फ्रेंड्स को अगर शेयर कर दिया करेंगे या जब वीडियो चल रही होती तभी भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर कर देंगे तो जो भी उस समय ऑनलाइन होगा या जो भी उस समय एक्टिव होगा वो आकर के ज्वाइन कर लेगा और आपके साथ ही पढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ाई कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर भी कर पाएंगे अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है तो दोस्तों, आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जितनी वीडियोस मैंने बनाई है आपको सभी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियोस बिना ऐड की देखनी है और सभी विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करने हैं, सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की पीडीएफ चाहिए पूरी, तो उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ के साथ साथ सभी विषयों के वीडियोस भी मिलेंगी। इसके अलावा सभी विषयों के टेस्ट भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।